ओके वेलकम बैक गाइस टू योर वेरी ओन चैनल। सो हम लोगों का नवंबर 2022 सीए फाइनल अटेम्प्ट का सीए फाइनल लॉ चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड, वो हम लोगों ने मैंने उसका ये अटेम्प्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 12 मार्क्स का वेटेज है। एंड ये वाला चैप्टर को ख़त्म करने के लिए अपने को अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का टाइम चाहिए रहेगा। ये चैप्टर को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बोर्ड मीटिंग, दूसरा पार्ट है कमिटीज, तीसरा पार्ट है पावर्स ऑफ बोर्ड। ओके टेंटेटिवली 30 पेजेस में मैंने ये चैप्टर को समराइज करके रखा है। सेक्शन का कवरेज क्या है, सेक्शन 173 से लेके सेक्शन 193 तक। ओके तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। एक रिक्वेस्ट है, ये वाला चैप्टर जब सुनोगे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तो उस हिसाब से ठीक है। सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ बोर्ड। सबसे पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, अ कंपनी नीड्स टू कंडक्ट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स इज 120 days। मतलब क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट जो बोर्ड मीटिंग होगा मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर एंड मैक्सिमम गैप इज 120 days विद इन 2 बोर्ड मीटिंग्स। यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस है, मतलब ये जो मिनिमम नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, इसका कुछ एग्जेम्पशंस देखेंगे। 1 पर्सन कंपनी 2 टाइप का होता है, 1 पर्सन कंपनी विद 1 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी मल्टीपल डायरेक्टर्स। 1 पर्सन कंपनी जहाँ पे एक डायरेक्टर है, नो बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड। 1 पर्सन कंपनी विद मल्टीपल डायरेक्टर्स, 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर, दैट इज 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग, गैप इज मिनिमम 90 days। उसके बाद स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर, गैप इज मिनिमम 90 days। देन सेक्शन 8 कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ पे मैं एक डॉट कर दे रहा हूँ, सेक्शन 8 कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के केस में एक कंडीशन है, सब्जेक्ट टू 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड 192 एनुअल रिटर्न। ये आरओसी को टाइमली फाइल होना चाहिए, मतलब ये दोनों सेक्शन में अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है, इन दैट केस सेक्शन 8 कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को ये एग्जाम्पशन दिया जाता है। दैट इज 4 बोर्ड मीटिंग के जगह पे 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर एंड गैप इज मिनिमम 90 days। उसके बाद means to attend board meetings. Directors may attend board meeting by in person, that is present physically, video conferencing and other audio visual means। अभी video conferencing and other audio visual means जो है, इसमें एक पॉइंटर है, it should be capable of being recorded। मतलब जो वीडियो है वो that should be capable of being recorded along with participation। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट एंड टाइम। सो केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड along with participation, डेट एंड टाइम। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, लास्ट आइटम का अमेंडमेंट था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक इवेंट बिलो मैटर्स कैन बी डिस्कस्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज द टाइम लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले क्या था, ये जो बिलो 5 मैटर्स है ना, मैटर्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, ओनली फिजिकली पॉसिबल था। अभी पैंडेमिक के बाद इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट है, फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर कोरम। मतलब जो कोरम बनता है, कोरम के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। एक बार कोरम बन गया, जो एडिशनल डायरेक्टर, एक्स्ट्रा डायरेक्टर है, दे कैन ज्वाइन वर्चुअली। तो क्या क्या मैटर्स है, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग्स। देखो आप ये सब सीरियस बातें हैं, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग्स फॉर अप्रूवल ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन, अमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर। तो आप लोग इसको कैसे याद रखोगे, एक पॉइंट आपका उठ के आ गया मर्जर एक्विजिशन का, दूसरा पॉइंट आ गया आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तीसरा पॉइंट है प्रोस्पेक्टस का, चौथा पॉइंट है बोर्ड्स रिपोर्ट, पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पॉइंटर्स क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये 5 पॉइंट। इफ फॉर अबव पर्पसेस quorum is physically present, then other directors can join virtually over and up, that is over and above quorum, वो virtually join कर सकते हैं। प्रोसेस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स। अभी ये जो ऑडियो विजुअल मीन्स है, तो ऑडियो विजुअल मीन्स का एक प्रोसेस है।
एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू अवॉइड फेलियर ऑफ कनेक्शन, बड़ा ही बेसिक पॉइंट है. द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एंड द कंपनी सेक्रेटरी शैल टेक ड्यू केयर. अभी कौन कौन केयर लेगा? चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी. किस बात का? टू safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security, ensure only authorized persons attend the board meeting, to record proceedings and prepare minutes of meeting. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द चेयरपर्सन एंड द कंपनी सेक्रेटरी शैल टेक केयर टू safeguard integrity of the meeting by ensuring sufficient security, ensure only authorized persons attend the board meeting, to record proceedings and prepare minutes of meeting. The chairperson shall take a roll call on the commencement of meeting. Every director shall confirm his name, location from where he is participating and whether he has received the agenda or not. तीन बातें. Chairperson roll call लेगा commencement of the meeting. Every director shall confirm his name, location from where he is participating and whether he has received the agenda or not. Fourth point is a director participating through audio visual means shall be counted for quorum. मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स ही शैल बी काउंटेड फॉर कोरम एक्सेप्ट फॉर द अबव 5 मैटर्स. बट यहाँ पे भी अभी कोविड के लिए अमेंडमेंट आ गया है. मतलब अभी ड्यूरिंग आफ्टर दिस पैंडेमिक अगर वो पांच मैटर के लिए भी डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन्स में आ रहा है तब भी कोरम काउंट होगा. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्ड डाल देता हूँ, आप लोग इसमें याद रख लेना कि पैंडेमिक का इफेक्ट है. Then the chairperson shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting. So the chairperson shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting. मतलब quorum शुरू में था बीच में चला गया ऐसा नहीं है. Throughout the meeting होना चाहिए to transact any business validly. कोई भी कंपनी का बिजनेस वैलिडली ट्रांजैक्ट करने के लिए थ्रू आउट द मीटिंग कोरम बना रहना चाहिए. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? द ड्राफ्ट मिनट्स. ये जो ऑडियो विजुअल मीन्स में जो मीटिंग हुआ, द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 days इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड. क्या बोला? द ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 days इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड. एवरी डायरेक्टर हु हैव अटेंडेड द मीटिंग शैल विद इन 7 days नीड्स टू कन्फर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी ऑफ द ड्राफ्ट. सबसे पहला वाला जो अपना पॉइंटर था, ये पॉइंट में बोल रहा है कि आपको सर्कुलेट कर कंपनी को सर्कुलेट करना होगा. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट में क्या है? द डायरेक्टर नीड्स टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राफ्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक एज साइंड बाय द चेयरपर्सन. अभी तीसरा पॉइंट क्या है? द ड्राफ्ट मतलब जो उसके बाद जब डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया उसके बाद वाला स्टेप क्या है? द ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक एज साइंड बाय द सीपी दैट इज चेयरपर्सन. अ डायरेक्टर में ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो कंफर्म कर रहा है ना, यहाँ पे कंफर्म के जगह पे वो डायरेक्टर ऑब्जेक्शन भी दे सकता है कि भाई ये तो एक्यूरेट नहीं है. तो डायरेक्टर में फाइल हिज ऑब्जेक्शन एज वेल. तो वही बोल रहा है डायरेक्टर में ऑब्जेक्ट बट इट शुड नॉट डिफेमेटरी इन नेचर. मतलब कोई भी कंपनी को या दूसरा डायरेक्टर को डिफेम करने का उसका मोटिव नहीं होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट डाल के रखा है, अ डायरेक्टर मे नॉट अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स कंडक्टेड इन अ ईयर. क्या बोल रहे हैं? अ डायरेक्टर मे नॉट अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स कंडक्टेड इन अ ईयर, हाउएवर देयर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन. देखो हम लोगों ने सेक्शन 164 में पढ़ा, देयर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन इफ अ डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months विद और विदाउट अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो क्या बोल रहे हैं मैं? देखो यहाँ पे 3 सेक्शन का लिंकिंग है. ये वाला सेक्शन है आपका बोर्ड मीटिंग वाला सेक्शन, ठीक है. मतलब 173 में आपको ये बोला जा रहा है कि a director may not attend all the board meetings conducted, however there is a disqualification if a director is absent from all board meetings. मतलब देखो 3 सेक्शन का मैं लिंक करा रहा हूँ. सेक्शन 173 में बोल रहा है डायरेक्टर नीड्स टू अटेंड. उसके बाद सेक्शन 164 में सबसेक्शन 1 में बोला जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन
disqualification if absent in 4 consecutive मीटिंग्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स। अभी ये डिस्क्वालिफिकेशन एक बार अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद वाला स्टेप क्या है, सेक्शन 167 में उसको वेकेट कर देना पड़ेगा उसका ऑफिस। तो इतना पोर्शन आप लोग याद रख लोगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 173 में बोलता है कि अटेंड करना चाहिए, 164 सबसेक्शन 1 में बोलता है कि डिस्क्वालिफिकेशन विल बी अट्रैक्टेड एब्सेंट 4 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स ड्यूरिंग 12 मंथ्स। 160 वो अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया देन 167 बोलता है कि द डायरेक्टर नीड्स टू वेकेट हिज ऑफिस। पॉइंट नंबर सी, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी सेंट टू ऑल द डायरेक्टर्स, यहाँ पे ऑल वाला वर्ड एकदम इंपॉर्टेंट है। Notice of the board meeting shall be sent to all the directors at their registered address at least 7 days prior to the board meeting. अभी कैसे भेज सकते हो, मोड क्या है, बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हैंड डिलीवरी में भेज सकते हो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दैट इज ईमेल और फैक्स। टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, यहाँ पे बोल रहा है टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेसेस अ शॉर्टर नोटिस इज ऑल्सो अलाउड, मतलब 7 दिन से कम भी चलेगा। टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस अ शॉर्टर नोटिस इज ऑल्सो अलाउड बट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट, मतलब शॉर्टर नोटिस में भी आप डायरेक्टर्स को बुला सकते हो। इन दैट केस 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, इफ नॉट, मतलब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, इन दैट केस देन डिसीजंस टू बी रैटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर द मीटिंग। देन नोटिस शैल हैव द ऑप्शन टू, देखो ये जो नोटिस है ना बोर्ड मीटिंग का, दिस बोर्ड मीटिंग नोटिस शैल हैव द ऑप्शन टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अ डायरेक्टर इंटेंडिंग टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल कम्युनिकेट टू द चेयरपर्सन और द कंपनी सेक्रेटरी। तो नोटिस में ये ऑप्शन है, दिस इज एन ऑप्शन एंड नॉट ऑब्लिगेशन टू द कंपनी। मतलब आप ये बात याद रख लो, नोटिस शैल हैव द ऑप्शन टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अ डायरेक्टर इंटेंडिंग टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल कम्युनिकेट टू द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी इफ नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर, इफ देखो डायरेक्टर ने कोई इंटीमेशन दिया नहीं, इफ नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर अबाउट ज्वाइनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देन इट इज अज्यूम्ड दैट ही विल अटेंड इन पर्सन। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर डी, पेनल्टी फॉर फेलियर टू गिव नोटिस, मतलब फेलियर किसने किया, जो कंपनी है, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, उसने डायरेक्टर को नोटिस ही नहीं दिया। एवरी ऑफिसर इंक्लूडिंग द कंपनी सेक्रेटरी हु हैज फेल्ड टू सर्व अ नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग टू द डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ फ्लैट ₹25,000। आई होप सेक्शन 173 आप लोगों को इजी लगा है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग सीखेंगे सेक्शन 174 दैट इज कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, राइट? ओके, तो गाइस our next section is section 174 that is quorum for board meeting. Quorum is the minimum number of directors required to be present in a board meeting to validly transact a business in a duly convened board meeting. तो quorum क्या है? Quorum is higher of 1/3 of total strength. ये जो 1/3 of total strength है ना, this is rounded off to the nearest multiple. Total strength अगर 10 है तो 3.33 आता है 1/3, तो नियरेस्ट मल्टीपल मतलब 1/3 विल बी 3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो इन दैट केस जहां पे टोटल स्ट्रेंथ 10 है वहां पे 3 डायरेक्टर चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 विल ऑलवेज प्रिवेल द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनीज एक्ट 2013 will always prevail the AOA of a company. Note, AOA can fix a higher quorum but cannot fix a lower quorum than section 174. अभी सेक्शन 8 कंपनी के केस में quorum क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, लोअर दिया गया है। तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ,
8 members or 25% of total strength, whichever is lower, subject to 137 and 92. अभी 137 92 मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, मतलब ये दोनों में कोई डिफॉल्ट अगर नहीं है, नो डिफॉल्ट इन 137 92 फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी, देन ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है. In case where the strength is less than that mentioned in the articles, देखो क्या बोल रहा है, in a case where the strength is less than that mentioned in articles and the quorum is not met, in that case मतलब दो सिनेरियो है जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मीट नहीं हो रहा है एंड quorum नहीं है. in that case board of directors can appoint additional director. एडिशनल डायरेक्टर क्या है, अंडर सेक्शन 161(1) इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है. एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, दे कैन कंडक्ट अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट रिक्वायर्ड डायरेक्टर फॉर कोरम, दैट इज अंडर सेक्शन 160. तो जहां पे ये दो बात है, ये दोनों केस में ये ऑप्शंस अवेलेबल है. उसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 184. कौन है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, a director holds greater than 2% holdings or he is a promoter or CEO. यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, a person who holds मतलब a director who holds greater than 2% of holdings or he is a promoter or CEO related, ये है फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, the director is related with a firm in which he is a partner or director. दूसरा पॉइंट है, द डायरेक्टर इज रिलेटेड विद अ फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर. इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कोरम. यहाँ पे पॉइंट ये है, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कोरम, दे कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग. यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एक रिलैक्सेशन है. इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मतलब क्या है, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इवन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट इफ ही हैज डिस्क्लोज्ड हिज इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू 137(92) अगेन. उसके बाद एक तो भाई याद रख लेना, कंपनीज एक्ट में जहां जहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो 99% केसेस में आप लोग याद रखो कि सब्जेक्ट टू 137 एंड 92. इफ नो, देखो उसके बाद इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे केस क्या है, इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ. मतलब अभी जो कोरम वाला सेक्शन था उसमें क्या था, 1/3 और 2 whichever is higher. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही 2/3 से ज्यादा है. इन दैट केस कोरम क्या होगा, हायर ऑफ नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. अभी एक कंपनी में टोटल स्ट्रेंथ है 10 डायरेक्टर्स का, उसमें से बोल रहे ग्रेटर देन 2/3, मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो गया आपका 7 डायरेक्टर. तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या है, 3 डायरेक्टर. तो 7 डायरेक्टर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 आपका इंटरेस्टेड हो गया. इन दैट केस नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर दैट इज 3 डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. तो ये केस में आपका कोरम बन जाएगा 3 डायरेक्टर. राइट, ओके. ये एग्जांपल बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इधर पे नोट्स पे इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया. राइट, ओके. देन adjournment of board meeting due to quorum. If there is no quorum in a board meeting, then the board meeting shall stand adjourned to the same day. देखो the board meeting क्या बोल रहा है, ये फोन ना बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है यार. If there is no quorum in a board meeting, then the board meeting shall stand adjourned to the same day at the same place in the next week. If it is a national holiday, then the next day. यहाँ पे याद रखना Sunday is not a holiday. ठीक है. Then Section 174 is not applicable to one person company in which there is only one director in its board. तो मैंने पहले ही आपको बोला है, ये जो यहाँ पे OPC है ना, OPC 2 टाइप का हो सकता है. एक तो OPC with 1 director, OPC with greater than 1 डायरेक्टर.
तो जहाँ पे विथ वन डायरेक्टर है वहाँ पे 174 नॉट एप्लीकेबल है। ऑब्वियस सा बात है यार, एक ही डायरेक्टर है, कोरम क्या बनाओगे। जहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टर्स है वहाँ पे 174 विल अप्लाई। तो ठीक है, इसको आप लोग याद रख लेना, विथ वन डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल। तो ठीक है। उसके बाद सेक्शन 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या है? जनरली रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन। कुछ ऐसा केसेस है नॉट दैट इम्पोर्टेंट, दैट इज लेस इम्पोर्टेंट और रेगुलर, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस को डिस्कस करना होगा, इन दैट केस फिजिकल बोर्ड मीटिंग नहीं होने से भी चलेगा और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी काम चल जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल सच मैटर्स विच डू नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन एट अ बोर्ड मीटिंग that can be decided through resolution passed by circulation, that is less important or regular matter. A resolution shall be deemed to have been passed in a board meeting if, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी रेजोल्यूशन जो पास हुआ सर्कुलेशन से उसको वैलिड तभी मानेंगे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। 3 कंडीशन है। द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टू ऑल द डायरेक्टर्स एट द रजिस्टर्ड एड्रेस। क्या बोल रहे हैं, ये जो रेजोल्यूशन हुआ, द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टू ऑल द डायरेक्टर्स एट द रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। अभी मोड क्या है? बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अभी इलेक्ट्रॉनिक मींस का डेफिनेशन रूल 5 में दिया हुआ है, यहाँ पे रूल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मींस में ईमेल और फैक्स कवर होता है। देन हैज बीन, ये जो रेजोल्यूशन है, द रेजोल्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। तो 3 पॉइंट है। द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टू ऑल द डायरेक्टर्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। अभी ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट क्या है, कब वैलिड है। नीचे वाला पॉइंट क्या है, when the resolution by circulation is unvalid। अरे unvalid क्या लिख रहे हैं भाई, invalid। तो ऊपर वाला वैलिड कब है, नीचे वाला इनवैलिड कब है। इफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, देखो क्या बोल रहे हैं, इफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स डिसाइड्स दैट द मैटर रिक्वायर्स अ फिजिकल बोर्ड मीटिंग, देन रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज नॉट पॉसिबल। ऑब्जेक्शन नीड्स टू बी रेज्ड बिफोर रेजोल्यूशन गेट्स पास्ड इन अ सर्कुलेशन। मतलब ये बहुत ही घातक पॉइंट है, यहाँ से पास्ट में एग्जाम क्वेश्चन भी फ्रेम हो चुका है। इसको मैं स्टार मार्क करा रहा हूँ, डबल स्टार ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ। क्या बोलता है, ऑब्जेक्शन, ये जो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स को ऑब्जेक्शन देना है, दिस ऑब्जेक्शन नीड्स टू बी रेज्ड बिफोर रेजोल्यूशन गेट्स पास्ड। एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन इनवैलिड है। अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन शैल हैव टू बी नेसेसरीली नोटेड इन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। A resolution passed by circulation shall have to be necessarily noted in next board meeting and made part of minutes of meeting of such meeting। उसके बाद चलो अपना ये पार्ट 1 का जो डिस्कशन था ना, सबसे ऊपर हमारे लिए हम जो बोलते हैं जो बोर्ड मीटिंग है, ये वाला पार्ट अपना डन हो गया, डन 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 डन। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, दैट इज कमिटीज। देयर आर सेवरल कमिटीज। तो ओके, पार्ट 2 कमिटीज। यहाँ पे एक स्पेशल, यहाँ पे मैंने इसको चाहो तो आप क्लाउड में रख लो। क्लाउड बचपन से अपना याद है यार, मतलब आदत है यार, वो थोड़ा क्लाउड बना वो याद रहता है ना, आप लोग भी करते होगे। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, सेबी एलओडीआर 2015 रेगुलेशंस प्रीवेल ओवर कंपनीज एक्ट 2013। अभी ये जो एलओडीआर है, इन डिटेल वाइल डूइंग सेबी एक्ट 2000, जो हम लोग सेबी एक्ट 1992 और एलओडीआर रेगुलेशंस पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लो, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सेबी एलओडीआर 15 विल प्रीवेल ओवर कंपनीज एक्ट। अभी यहाँ पे 2 सेक्शन है, सेक्शन 177, सेक्शन 178। 177 में ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म है। देन ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन, देखो
जो आपका ऑडिट कमेटी, विजिल मैकेनिज्म, ओमनिबस अप्रूवल, ये सब है 177 में कवर हो गया। जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो है, ये आपका 178 में कवर होता है। तो 2 सेक्शन बैक टू बैक आएगा। ये थोड़ा इजी वाला पार्ट है, हम लोग आराम आराम से कर लेंगे। तो ऑडिट कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी, इसका एप्लीकेबिलिटी इज सेम एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एवरी लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। एंड company that is such class of companies having paid up share capital greater than 10 crores, turnover 100 crores, outstanding loan debenture deposit greater than 50 crores। यहाँ पे बेटा ये ना इम्पोर्टेंट है, बाकी ऊपर दोनों में ना इक्वल टू साइन है। आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट, दैट इज ये जो LDD वाला पार्ट है, इसमें ओनली ग्रेटर देन साइन इज देयर। ठीक है, तो ये वाला केस में अभी ये सब लिमिट कब देखना है? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इसका ये क्या है? नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब कौन कौन सा कंपनी को ये सेक्शन 177 एप्लीकेबल ही नहीं होता है, वो क्या है देखेंगे। फॉलोइंग कंपनीज डज नॉट रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। उसमें क्या क्या आता है? जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मिसलेनियस चैप्टर में, इसलिए लिख के दिया है, आप लोगों को याद रहेगा। इफ अ कंपनी डज नॉट मीट द अबव क्राइटेरिया फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 years, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। प्रीवियसली ऑडिट कमेटी था, उसके बाद 3 साल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो ऑडिट कमेटी को बंद कर दो। ठीक है। बी, पार्ट बी, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स शुड बी देयर। देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मेजोरिटी मतलब 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एवरी मेंबर शैल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी मेंबर शैल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 मेंबर शैल बी फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, 1 मेंबर फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए एंड ऑल मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। ये इसका क्रक्स है। और यहाँ पे एटलीस्ट 3 और 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बाहर जो लिख दिया यही है, इतना पढ़ लोगे लास्ट डे में काम बन जाएगा आपका। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी के केस में क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी जहां आएगा, सब्जेक्ट टू 137(92), इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, इधर पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि सेक्शन 8 कंपनी सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92, ये भी इधर पे कवर हो गया। ओके। उसके बाद डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 शैल डिस्क्लोज कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। जो बोर्ड रिपोर्ट है दैट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी इन केस वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज नॉट एक्सेप्टेड। देखो क्या क्या डिस्क्लोजर जाना चाहिए। बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 शैल डिस्क्लोज कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी इन अ केस वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज नॉट एक्सेप्टेड recommendation of audit committee, the same shall be disclosed in the board's report along with reasons thereof। 2 पॉइंट है, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, उसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, उसका रीजन के साथ जाना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। देखो ऑडिट कमिटी क्या करेगा, इट शैल recommend appointment remuneration of auditors, review auditors independence and effectiveness of audit, examination of financial statement and auditors report, approval of related party transactions, approval of related party transactions। इसी में एक टॉपिक कवर होता है ओमनिबस अप्रूवल, मतलब वन टाइम अप्रूवल फॉर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बाद में डिटेल में है, इसमें नीचे ही है। उसके बाद सिक्योरिटी नहीं, उसके बाद क्या करना है, स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कंपनी लोन्स इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एसेट्स वेयर नेसेसरी। मतलब वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स और एसेट कहाँ पे होगा? जो मर्जर एक्विजिशन के केसेस है वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड एसेट्स को देखना पड़ेगा। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट,
evaluation of internal financial control and risk management, monitoring end use of funds raised through IPOs, term loans. मतलब बैंक से कोई बिजनेस लोन लिया, IPO में फंड रेज किया, उसका एंड यूज जो इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट एक देना पड़ता है, तो लेटर ऑफ इंटेंट में जो एंड यूज डिक्लेरेशन है उसी में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं. Responsibilities of audit committee: recommendation for appointment, remuneration of auditors, review auditors independence and effectiveness of the audit, examination of financial statement and auditors report, approval of related party transactions including omnibus approval, scrutiny of intercompany loans and investments, valuation of undertaking assets where necessary, specifically in cases of merger acquisitions, evaluation of internal financial control and risk management, monitoring end use of funds raised through IPOs, term loans. उसके बाद अभी omnibus approval क्या है? Omnibus approval मतलब one time approval. All related party transactions require approval of audit committee. ये तो पता है. Audit committee may make omnibus approval subject to below conditions. अभी omnibus approval करेगा audit committee, उसका conditions है. Audit committee shall specify the criteria for approval. मतलब audit committee ये specify करेगा कौन सा criteria होना चाहिए for omnibus approval, which shall include maximum value of the transactions in aggregate, maximum value of the transactions in aggregate, maximum value per transaction, extent and manner of disclosure to be made, extent and manner of disclosure to be made to audit committee, transactions which cannot be approved for omnibus. ये चारों condition audit committee डाल सकता है for omnibus approval. Audit committee shall consider repetitiveness of transactions, justification for the need of omnibus approval. मतलब audit committee सबसे पहले तो देखो condition क्या क्या डाल सकता है. Maximum value of transactions in aggregate, maximum value per transaction, extent and manner of disclosure to be made to audit committee, transactions which cannot be approved for omnibus. उसके बाद audit committee shall consider repetitiveness of transaction, justification for the need of omnibus approval. The omnibus approval shall indicate, अभी omnibus approval में क्या क्या होगा? Omnibus approval shall indicate name of the related party, nature of transaction, maximum amount of transaction, indicative base price और current contract price. तो omnibus approval में क्या क्या चीज़ें mentioned होता है, वो यहाँ पे चार चीज़ है. एक तो name of the related party, nature of transaction, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, nature of relationship. तो ओमनिबस अप्रूवल में बेटा क्या क्या मेंशन्ड होता है? नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडिकेटिव बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नेचर ऑफ रिलेशनशिप. इतना सारा पॉइंट इधर पे कवर हो गया. ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में ओमनिबस अप्रूवल काम करेगा. ये मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ले लिया तो 22-23 में फॉरवर्ड नहीं होगा, फिर से ले लो. ओमनिबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन. देखो ये इंपॉर्टेंट है. Omnibus approval shall not be made for transactions with respect to selling, disposing of the undertaking or any part thereof. तो इसका क्या मतलब है? कोई भी कंपनी का कोई पार्ट और होल ऑफ द अंडरटेकिंग आप सेल कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, वो केस में ओमनिबस अप्रूवल नहीं चलेगा. इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव, देखो ये क्या है, इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मतलब ऑडिट कमिटी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं कर रहा है तो ऑडिट कमिटी का ड्यूटी क्या है? इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड्स टू डिस्क्लोज इन बोर्ड्स रिपोर्ट. ये जो ऑडिट कमिटी ने अप्रूवल नहीं दिया कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, मतलब वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन दैट केस बोर्ड ऑफ ऑडिट कमिटी क्या करेगा? रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड्स टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3. ट्रांजैक्शंस, अभी यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, ट्रांजैक्शंस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ विच इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और ऑफिसर विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी. मतलब कोई भी ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है not exceeding 1 crore which is entered into by a director or a officer without obtaining approval of audit committee and it is not ratified by the audit committee within 3 months, then such transaction is voidable at the option of audit committee. मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन है. एक तो ऑप्शन 1 get the approval
देन ट्रांजैक्ट। अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ट्रांजैक्ट। मतलब ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, ये एनी केस में चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन 2 है ट्रांजैक्ट एंड गेट रेटिफाइड। ट्रांजैक्ट एंड गेट रेटिफाइड विद इन 3 months। अभी ये कौन सा केस है, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ वाला जो केसेस है। तो यहाँ पे बच्चा अपने ऑप्शन 2 का बात कर रहे हैं, पहले ट्रांजैक्ट कर लिया, उसके बाद नीड्स टू गेट इट रेटिफाइड विद इन 3 months इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्सीडिंग 1 crore rupees। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी कैन कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर। सबसे पहले क्या है, कॉल फॉर, दे कैन कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ द ऑडिट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये राइट्स क्या है, दे कैन कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन। मतलब दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल, अरे क्या बोल रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट तो दोनों केस में ही है। दिस इज रिलेटेड टू स्टैट ऑडिट। अभी स्टैट ऑडिट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू बोर्ड। अभी इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट दोनों से ही ये स्कोप ऑफ ऑडिट पूछ सकता है, करेक्ट। उसके बाद ऑडिट कमिटी में डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ऑडिट कमिटी इज बेसिकली अ ब्रिज, मतलब एक डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ जाएगा। यहाँ पे है इंटरनल ऑडिटर, यहाँ पे है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। यहाँ पे है कंपनी, मतलब उसका मैनेजमेंट। तो ये अपना 3 यहाँ पे लोग आ गए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ऑडिट कमिटी को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कम्युनिकेट करेगा ऑडिट कमिटी को, ऑडिट कमिटी विल कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट विल कम्युनिकेट टू ऑडिट कमिटी। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। उसके बाद ये सेक्शन का पार्ट 2 है विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म क्या है, इट इज अ सिस्टम टू सेफगार्ड द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज फ्रॉम विक्टिमाइजेशन। They can report genuine concerns if it is a, देखो, it is a system to safeguard the interest of directors or employees from victimization. They can report genuine concerns. It is a whistleblowing system in the company. The system shall ensure that only genuine concerns are raised. यहाँ पे एक बात है, identity of whistleblowers are kept confidential by the committee। तो ये चीज यहाँ पे इंश्योर करना होता है। तो यार तो क्या बोल रहा है, देखो, द सिस्टम शैल एंश्योर दैट ओनली जेन्युइन कंसर्न्स आर रेज्ड, आइडेंटिटी ऑफ whistleblowers आर kept confidential by the committee। अभी विजिल मैकेनिज्म का एप्लीकेबिलिटी क्या है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज। यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज ऑडिट कमिटी का जो एप्लीकेबिलिटी है उससे डिफरेंट है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये डिफरेंट है। कंपनीज विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक डिपॉजिट कोई भी कंपनी लिया, एनी अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है। A company which accepts deposit from public or companies which have borrowed money, मतलब companies which accepts deposit from public, तो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करता है, और कंपनीज which have borrowed money from public financial institution। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनीज which have borrowed money from public financial institution greater than 50 crores। ये दोनों केस में
विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है एंड एवरी लिस्टेड कंपनी के केस में विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है. द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज मे यूज विजिल मैकेनिज्म टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स. उसके बाद कंपनी को डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ेगा. द कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म ऑन इट्स वेबसाइट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट. तो कंपनी को दो जगह पे विजिल मैकेनिज्म का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ऑन इट्स वेबसाइट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट. तो कंपनी हैविंग, दो ऑप्शन है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है. कंपनी हैविंग ऑडिट कमिटी, कंपनी नॉट हैविंग ऑडिट कमिटी. इन फर्स्ट केस अ कंपनी हैविंग ऑडिट कमिटी ओवरसीज विजिल मैकेनिज्म. तो विजिल मैकेनिज्म कमेटी का जो मेंबर्स है, द मेंबर्स विल बी फ्रॉम ऑडिट कमिटी. दूसरा केस में नॉट हैविंग ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल नॉमिनेट अ डायरेक्टर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी फॉर विजिल मैकेनिज्म. राइट. इसके बाद 177 में कुछ पेनल्टीज है. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177, दैट इज 177 में दो बातें, ऑडिट कमिटी, विजिल मैकेनिज्म एंड ओमनिबस अप्रूवल. ये तीनों केस में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, इन दैट केस, कंपनी के केस में 5 लाख, ऑफिसर के केस में 1 लाख तक का पेनल्टी, फ्लैट पेनल्टी ठोक दिया जाएगा. उसके बाद आता है सेक्शन 178. दिस सेक्शन 178, दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 178 इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, अगेन सब्जेक्ट टू 137/92. मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ. 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 92 एनुअल रिटर्न. तो सेक्शन 178 इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, सब्जेक्ट टू 137/92. अभी इसमें दो चीजें हैं, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ. तो हम लोगों का चल रहा था सेक्शन 178. ओके. पार्ट ए इज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी एप्लीकेबिलिटी. नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी. इट इज also not applicable to joint venture, wholly owned subsidiary and dormant company under section 455. Applicability क्या है? Every listed public company and such class of unlisted public company. ये audit committee का same है, independent director वाला, 10 crore, 100 crore, greater than 50 crores as on the last date of audited financial statement. अभी क्या बोल रहा है? Composition. At least 3 non-executive director. देखो यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन एनआरसी का एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी शैल नॉट चेयर एनआरसी. ही शैल, द चेयरपर्सन of the NRC shall attend general meeting to answer queries of the members. In absence, he may authorize any other member. As per SEBI LODR, chairperson should be independent director. SEBI LODR में क्या बोल रहा है? देखो SEBI LODR में 2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है. ये डिफरेंस है, डिफरेंस फ्रॉम LODR. ये डिफरेंशियल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव है ये. तो एज पर कंपनीज एक्ट एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एज पर LODR, chairperson should be independent director, and if the company is having outstanding superior rate equity share, if the company is having outstanding superior rate equity shares, तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें होना चाहिए. फंक्शंस क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. recommending policy with respect to remuneration of directors, recommendation for appointment removal of directors, effective evaluation of performance of directors, parameters for formation of policies. पॉलिसी मतलब क्या है यार? जो हायरिंग पॉलिसीज है, डायरेक्टर को हायर करने का जो पॉलिसीज है, वो सब पॉलिसीज वो डिवाइस करेंगे. डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ेगा? द कंपनी नीड्स टू गिव डिस्क्लोजर ऑफ एनआरसी इन इट्स वेबसाइट एंड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, वेबसाइट एंड इन इट्स बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134(3). उसके बाद SRC, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी. एप्लीकेबिलिटी क्या है? इफ अ कंपनी इज हैविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स और डिपोजिटर्स. मतलब क्या बोल रहा है? इफ अ कंपनी इज हैविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स और डिपोजिटर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर शैल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. कंपोजिशन क्या है?
stakeholder relationship committee to be headed by a chairperson. He shall be a non-executive director. Other members, देखो chairperson should be a non-executive director and other members as decided by the board of directors. इसका function क्या है? The SRC shall resolve, इसका basically एक ही major function है, it shall resolve the grievances of stakeholders, it shall protect the interest of shareholders. मतलब एक तो क्या करेगा, it shall resolve all the grievances of stakeholders, it shall protect the interest of the shareholders, chairperson shall attend AGM. देखो जो chairperson है SRC का, he shall attend the AGM, in his absence any other member can attend. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 178 में दो बातें, एनआरसी एसआरसी, इसका कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हो गया मतलब कंपनी को एप्लीकेबल था, कंपनी ने फॉर्म नहीं किया, इन दैट केस कंपनी के लिए 5 लाख, ऑफिसर के लिए 1 लाख, सेम पेनल्टी. नो पेनल्टी इफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इज अनएबल टू रिजॉल्व एनी ग्रीवेंसेस इन गुड फेथ. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. यहाँ पे एक डिफेंस सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, एक डिफेंस दिया गया, डिफेंस टू स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी मेंबर्स. तो कंपनीज एक्ट ने एक डिफेंस दिया. नो पेनल्टी इफ एसआरसी इज अनेबल टू रिजॉल्व एनी ग्रीवेंसेस इन गुड फेथ, मतलब कोशिश किया बट हुआ नहीं, चलो वो केस में माफ किया जाए. उसके बाद पार्ट 3, ये जो पार्ट 3 है इसमें सारे बड़े बड़े सेक्शंस है इस चैप्टर का. बेसिकली इस चैप्टर का ऑक्सीजन है ये पार्ट 3. ऊपर वाला पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. देखो ये चैप्टर से बेसिकली आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. जो आपका पहला वाला पार्ट था, जो आपका ये चैप्टर से 3 क्वेश्चन आता है. बोर्ड मीटिंग वाला कोरम, इसमें से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. कमेटी से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे एंड पावर्स ऑफ बीओडी से 1 क्वेश्चन. तो पार्ट 3 में से आप 1 क्वेश्चन मान के चलो. तो उसके लिए पार्ट 3 अपने को डिटेल में सीखना होगा. पार्ट 3 में कुछ सेक्शंस है. सेक्शन 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है. उसके बाद सेक्शन 180 रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ द बोर्ड. देन वी हैव 181 कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, देन 183 कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स. उसके बाद 185 लोन टू डायरेक्टर्स, लोन गारंटी सिक्योरिटी टू डायरेक्टर्स. फिर 186 लोन इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी. देखा कितना बड़ा सेक्शन है ये. उसके बाद 187 इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, छोटा सा सेक्शन है. 188 ये भी बड़ा सेक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. तो ये सारे बड़े बड़े सेक्शंस अपने पार्ट 3 में आएंगे. लास्ट है 189 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, उसको मेंटेन करना पड़ता है. 190 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर. 191 पेमेंट टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. 192 restrictions on non-cash transactions involving directors. 193 contracts by one person company. तो ये उसके बाद 2 स्पेशल छोटा छोटा पॉइंट मेरे को लगा था, वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है. तो ये अपना बेसिकली पार्ट 3 का डिस्कशन होगा. एंड दिस पार्ट 3 डिस्कशन विल टेक around 1 hour time. To my judgment it will take around 1 hour. तो guys एक काम करते हैं एंड हाँ यस, ये जो पार्ट 3 वाला जो डिस्कशन है ये आप लोगों को मैं मेरा जो लास्ट डे कैप्सूल नोट्स है, जो लॉ एलडीआर वाला मेरा नोट्स है, मैं आपको वहाँ से इसको पढ़ा के चलूँगा. बिकॉज यहाँ पे मैंने और क्रिस्प एंड समराइज तरीके से ये नोट्स मैंने बनाया है. तो नेक्स्ट चैप्टर अपना कहाँ पे गया. ये एलडीआर नोट्स का भी एक अलग ही है आपका, तो आप जब बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा. ये देखो मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स, एलडीआर कंटेंट लिस्ट. तो यहाँ पे मैंने एकदम क्रिस्प वे में सब समराइज करके रखा है. तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे. तो 179, 180, 181, 182 ये तो बस एक जिस्ट है. जो मेन डिस्कशन अपना चालू होगा वो कहाँ से होगा.
मैनेजरियल पर्सनल आ गया, ओके। प्रिवेंशन ऑपरेशन आ गया। मैंने ना इसको अच्छे से बाद में ना फ्रेम किया है। फॉरेन कंपनीज आ गया, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने स्पेशल सेक्शंस को एक अलग से देखो, 185, देन 186, 188, 189, 184, 179, 180। तो गाइज ये पूरा ही जो पार्ट है ना, मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कशन, तो जो पार्ट 2 वाला अपना जो पार्ट 3 वाला जो डिस्कशन है वो मैं आपको एलडीआर नोट से कराऊंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही क्या बोले उसको, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको करके रखा है। तो गाइज आई होप कि ये वाला वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आप लोग भी थक चुके हो। तो ये पार्ट 3 जो अपना पावर्स ऑफ बोर्ड है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करके चलूँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।